मृणाल सर मृणाल सर मृणाल सर मृणाल सर से मैंने शुरुआत की थी अपनी प्रिपरेशन, तब मृणाल सर की जो पुरानी प्लेलिस्ट है उनकी यूट्यूब में, जो कि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, तो उनको एक बार देख लिया था। मेन सोर्स था इकोनॉमिक्स का, वो मृणाल सर के लेक्चर्स थे, जो वो विन करके सीरीज़ चलाते हैं, विन 21, 22 जो भी हर साल के वो चलाते हैं। आई थिंक मैंने 21 से लेके 23 तक की 3 साल की उनकी सीरीज़ देखी और उनके नोट्स जो है, बुकलेट्स जो है वो पढ़ा। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे की जो वो क्लासेस लेते हैं। Actually, the online course of Mrunal sir, it helped me from Unacademy. His free lecture series, I used it for economy preparation. इसी तरीके से सर इकोनॉमिक्स में जैसे मृणाल सर के नोट्स थे वो बहुत बेसिक से शुरू करके बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं, तो सर उसको ही हमें परस्यू करना है कि कैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर कोई आपसे अचानक से पूछते कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, तो 2 सेकंड लग जाते हैं रिकॉल करने में, बट आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं, वो सब क्लियर होना चाहिए। इसका जीएसटी का आता है, तो जीएसटी में मेरे बहुत ही ज्यादा बड़ा सोर्स है मृणाल सर का। जी हाँ मित्रों, तो ये कुछ टॉपर्स को आपने सुना जिन्हें अपनी यूपीएससी तैयारी में मेरे इकोनॉमी के पूरी ये सीरीज से फ़ायदा हुआ। देखिए, इकोनॉमी की जब हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो 3 हिस्से होते हैं। एक है थियरी, दूसरा है कंटेम्पररी इश्यूज़ लाइक जीएसटी, बिटकॉइन जो कई सालों से चल रहे हैं, और तीसरा होता है लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स, चाहे 21, 22, 23 और अभी चल रहा है तो विन 24 सीरीज़ मेरी फ्री में चल रही है। तो ये लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स में फ्री में पढ़ाता हूँ और उसकी सीरीज़ चलती है, तो लेटेस्ट विन 24 चल रहा है। अभी आप समझो जैसे ये डिज्नी हॉटस्टार वगैरह में वो आपको मैच फ्री में दिखाते हैं, तो वो उनके ऐप में होता है। आपको यूट्यूब पर थोड़ी हाइप बनाने के लिए उसके कुछ क्लिपिंग्स, कुछ वीडियो वो बाद में शेयर करते हैं। तो उसी तरह ये जो पूरी सीरीज़ लगभग 50% ख़त्म भी हो गई है विन 24 सीरीज़, उसके पावर पॉइंट हैंडआउट के साथ आपको पढ़ाई करनी है। अनअकैडमी पोर्टल पे फ्री में देख सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। यूट्यूब पे उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स ये लोग अपलोड करते रहेंगे जब उनको लगे थोड़ी हाइप बनानी है। पर अगर आप सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब के भरोसे मत बैठो। वो समझो वो थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर पूरा नहीं होगा कभी। कॉम्प्रिहेंसिवली मैं कंप्लीट ही करता हूँ, पर वो ऐप के ऊपर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए यूट्यूब में तकलीफ क्या है कि इतना एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू वगैरह वो पहले जितना मिलता नहीं कि सारी सब चीज़ें यूट्यूब में फ्री में ही पढ़ा सके, ये मुश्किल है। एनीवे, सो इट इज़ डन, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और ये ऐसी सीरीज़ है जितना पेड होता है मतलब हाई क्वालिटी, उतना ये फ्री का माल भी उतना ही मैं हाई क्वालिटी रखता हूँ। पावर पॉइंट भी है, हैंड आउट भी है, और वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, दिस unacademy.com/content, ये आप कर लेना। हैंड आउट के साथ फ्री में सब कुछ है। कुल मिलाकर 6 पिलर में मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। अभी जो लास्ट सीडीएस एग्ज़ाम हुई उसके अंदर भी करीब 20-22 सवाल थे, ज़्यादातर अपने ये पेड और फ्री कोर्सेज का कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो सकते हैं। उसका भी अलग वीडियो आप देख लेना इसी चैनल पर। अगर आप ये नेक्स्ट जो कुछ दिनों बाद होने वाली है प्रीलिम्स, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फुल लेंथ टेस्ट देने वो भी फ्री में चल रहे हैं। 2-2 घंटे के ऐसे जो टेस्ट होते हैं जीएस और सीसेट के, इस रविवार 5 मई को होने वाले हैं, तो आप दे सकते हैं। UAI PMT सीरीज़ है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ तो इसमें हो गए, कुछ और होने हैं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार हो रहा है, बहुत और भी ऐसे हुए हैं। रैंक 2 अनिमेश प्रधान, उनके साथ ये पूरा एक पॉडकास्ट बना, तो उन्होंने असल में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किए बराबर, लेकिन तैयारी कब से चालू की, तो पूरी सीरीज़ अगर हम टाइमलाइन बनाएं 2022 फरवरी में वो सीरियस तैयारी चालू करते हैं, 2023 में पहला अटेम्प्ट देते हैं, 2023 सितंबर में हम देखिए मेंस एग्ज़ाम हुई, तो तब तक ही गिनो तो 18-19 महीने की तो तैयारी चल रही है ना। तो यूपीएससी ऐसा है नहीं कि अभी कितने दिन बाकी हैं, 43 डेज आर लेफ्ट, तो कोई 40 दिन में तैयारी हो जाए, 25 दिन में पैसा डबल, ऐसी स्कीम चलती नहीं है। अगर इस बार की आपकी ठीक तैयारी नहीं, अगले साल आप सुकून से करिए। और उसमें भी आपकी मदद के लिए 15 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जहाँ प्रीलिम, मेंस और बेसिक से लेके सब कुछ तैयारी होगी, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग, लाइव क्लासेस। तो अनअकैडमी का ऐसे प्लस सब्सक्रिप्शन लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है एट द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 24,999 फॉर 15 मंथ, और डिस्काउंट कोड इज monal.org। बाकी ये जो अभी वाला विन 24 सीरीज का पहला वीडियो जो इधर अपलोड हो रहा है, उसमें बात क्या होगी, 6 पिलर में मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। तो पहला पिलर मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, और उसका भी पहला भाग फियाट मनी, लीगल टेंडर, आपके वो तो थियरी। यहाँ पर वो 2000 का नोट अभी बैन हुआ, उसके हिसाब से हमें वापस उसके कुछ आयाम समझने थे। यूपीआई के नए नए अपडेट जो आते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में नया क्या चल रहा है, एंड बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी में क्या मामले, तो ये सब इस वीडियो में कवर हो रहा है। फ़ायदा उठाइए, ऑल द बेस्ट। इकोनॉमी के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें पूरे देश की सब जीडीपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैक्सेशन, सबकी बात हो, तो मैं उसे
5 में से 4 स्टार दूं, मतलब जितनी इकोनॉमी है इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, एक एक फर्म की सप्लाई डिमांड सामने, एक एक हाउस होल्ड की जो डिमांड है, इनकम वगैरह के सामने जो प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं उसकी इलास्टिसिटी है, ये सब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं उसको 5 में से सिर्फ 1 ही स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले 12 ईयर्स में सिर्फ 2 बार ही प्रश्न आए माइक्रो इकोनॉमिक्स से। 2012 से लेकर 23 में सिर्फ 2 बार ही माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हम लोग लेफ्ट राइट नहीं करें। ऑफकोर्स मैंने एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था 5 घंटे की क्लास, और जो भी 50 पेज का हैंड आउट होगा वो आप देख लेना। अभी नहीं देखना, मई महीने में जब एग्जाम आए उसके 2 वीक पहले देखना, क्योंकि अभी से आप देखोगे तो वो तो सब दिमाग से इवेपोरेट हो जाएगा, तो खास फायदा है नहीं। यानी हमने जो लेफ्ट राइट करनी है वो इकोनॉमी में करनी है, फर्स्ट थिंग करेक्ट। विद इन दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स में करनी है, करेक्ट। विद इन दैट कहां पर करनी है, तो देखिए इकोनॉमी 3 चीज है, थियरी, CRR क्या है, रेपो क्या है वगैरह। प्रीलिम्स में थियरी का उपयोग है, हाँ। मेंस में थियरी का उपयोग थोड़ा कम है, वेरी लिटिल फॉर मेंस। जो लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया उनके पास मटेरियल है, जो किसी कारण से कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो थियरी देख लो आप तमिलनाडु या महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक से, NCERT के मुकाबले वो थोड़े ज़्यादा सही है। बाकी आपने मेरे कोर्स देखे वो भी देखने की ज़रूरत है नहीं। थियरी को मैं 5 में से 3 स्टार दे रहा हूँ, मतलब वहाँ लेफ्ट राइट करोगे आपका कुछ निकल के आएगा क्वेश्चन। फिर होते हैं कंटेम्पररी इशू, आज़ादी के बाद ये 5 ईयर प्लान, USSR और उनसे हम प्रभावित हुए, प्लानिंग कमीशन बना वगैरह, उसको मैं 2 स्टार दूं। 2 स्टार भी गलत होगा, 0 से 1 ही स्टार देना ठीक होगा, उधर से खास प्रीलिम में तो आता है नहीं। फिर सेकंड होता है 1991 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने जो LPG रिफॉर्म्स लिए और उसके बाद जो इकोनॉमी में सुधार आए, उसको मैं 2 स्टार दे दूं। वो भी सीधा नहीं पूछते, कुछ जगह कंसेप्चुअल आपकी समझ पूछी जाए, उतना है। 2007 में अमेरिका में सबप्राइम क्राइसिस और उसके बाद पूरी इकोनॉमी में जो तकलीफें आती हैं, इंक्लूडिंग भारत के अंदर बैड लोन की समस्या, वो सब हुआ। उसकी थोड़ी कंसेप्ट समझनी चाहिए ताकि बाकी चीजें क्यों कैसे बन रही है थोड़ा अंदाजा आए। एंड लास्टली 2014 जब मोदी सरकार आती है और उसके बाद जो जो हुआ, तो उसको मैं दे दूं सपोज 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार्स। हाँ, तो कंटेम्पररी इश्यूज उसको मैं दे रहा हूँ, मतलब 5 में से मुझे इंपॉर्टेंस उसका बताना होता है, मैं 3 स्टार देता। करंट इश्यूज ऑफ लास्ट 1 ईयर, जिस पे लोग सबसे ज्यादा छाती पीटते रहते हैं, मैं उसको सिर्फ 1 स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पेपर देखो आपको पता है भाई उतना कोई पूछ नहीं रहा है, और पूछे तो भी वो बात ऐसी है कि सपोज 100 क्वेश्चन प्रीलिम में आए, उसमें पिछले 1 साल का 15 क्वेश्चन पूछा, उसमें से असल में सॉल्व हो सके वो 4 या 5 ही होते हैं, चाहे कितनी मैगजीन पढ़ लो, लेक्चर देख लो, क्योंकि असल में यूपीएससी बहुत एडवांस चीजें पूछता है, तो उतनी उसको अहमियत, तो पूरा दिन छाती पीटते मत रहो। ये एक बात हुई। अब इस हिसाब से हम लोग इकोनॉमी देखेंगे। देखिए इकोनॉमी भी हम समझते हैं तो 6 पिलर में, पहला पिलर मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, दूसरा पिलर बजट टैक्सेशन, तीसरा पिलर इंटरनेशनल ट्रेड, चौथा ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर। फिर वो सबका प्रोडक्शन कंबाइन करो तो GDP है, लेकिन उसका भी जो भी चीजें पैदा हुई महंगी हो जाए, इन्फ्लेशन है, कुछ लोग के पास नौकरी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वहां हम देखते हैं। पिलर 5 इज इंफ्रास्ट्रक्चर, पिलर 6 इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इनमें से हर एक पिलर कितना इंपॉर्टेंट है या क्या पूछ रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं पिलर 1 और उसके भी हम सब कंपोनेंट बनाएं कि डिजिटल पेमेंट, बिटकॉइन, ये सब मतलब शुरू में हम पढ़ते हैं। ये सेल आपके हैंडआउट में दिया ही है, तो चिंता करने कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। द मटेरियल इज गिवन फ्री में, वो हैंडआउट मैंने अपलोड किया, उसी के अंदर ये टेबल है पहले दूसरे पेज पे। तब देखो 2020, 21, 22, 23, ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे हैव आस्क्ड समथिंग। कभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूछा, कभी नॉन फंजिबल टोकन, कभी ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और वो स्विफ्ट का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पूछा। तो ये चीजें हैं। नाउ ये बीच में स्पेशल क्लास जो होते हैं उसके अंदर जैसे यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट होता है, यहाँ पर भी एक फॉर्मेट है। खैर मैं आपको जल्दी से बता दूं, सरमद सर और बाकी टॉप एजुकेटर्स इंग्लिश मीडियम के जो पहले और संस्थाओं में थे, नाउ दे हैव जॉइंड अन अकेडमी। इफ यू विश टू स्टडी इन प्योर इंग्लिश मीडियम देन आल्सो टीचर्स आर अवेलेबल। कमिंग बैक, मैं बता रहा था आपको कि डिजिटल पेमेंट इसलिए मतलब दमखम लगाना पड़े। अब इसकी जो भी ओरिजिनल थियरी का हैंडआउट, मुझे याद भी नहीं, 30 पेज होंगे, अभी 20 पेज, मतलब जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैंने अभी जो फ्री डाला इसमें, जो भी 20-25 पेजेस होंगे।
हाँ तो भाई करना पड़े, एक एक क्वेश्चन आप समझो, इट रिक्वायर्स एफर्ट। जाल बिछाओगे जब 80 मीटर्स की, तब जाके एक क्वेश्चन आएगा, चाहे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो या कोई और सब्जेक्ट। सो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, देयरफॉर वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम हियर। उसी तरह जो सेकंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब ये CRR, SLR, रेपो। आप देखो ऑलमोस्ट कोई साल गया ही नहीं कि जहां उसने नहीं पूछा हो। एवरी ईयर दे हैव आस्क्ड, और कुछ तो ऐसे साल गए, एक सवाल, दो सवाल, एक सवाल, दो सवाल, एक सवाल, एक सवाल, ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आस्क समथिंग। और ये आप पाएंगे मोस्टली दे आर फोकस्ड ऑन थियरी, समटाइम्स दे आर फोकस्ड ऑन कंटेम्पररी इशू। अभी जैसे ये 2023 का प्रश्न पूछा, सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड अपने लोन महंगे कर रहे हैं, तो ये एक साल का करंट अफेयर नहीं है, ये तो 2000, मतलब ऐसा पहले भी हो चुका है, 2007 के अंदर क्वांटिटेटिव ईजिंग किया और उसके बाद फेड टेपरिंग किया, और अब ये वापस चल रहा है। महंगाई से लड़ना है, हमेशा ये होता है, तो कंटेम्पररी इश्यूज ही है। सो यस, इसमें आप देखो कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मतलब एक साल का ही पूछा, शायद ये 2022 में आप बोला हाँ ये लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है, लेकिन बाकी जितनी चीजें हैं इधर आप देखो, दे आर लाइक या तो थियरी है या 2, 5, 7 साल पुरानी चीज वो पूछता है। इसलिए अगेन आई रिपीट, छाती पीटनी नहीं है कि मेरा एक साल का करंट अफेयर्स क्या करूं। ये एक बात हुई। और ऐसे हर एक पिलर के अंदर से क्या रुख रहा है क्वेश्चंस का, इसकी मैंने पूरी टेबल बना के आपके ये फ्री हैंडआउट में अपलोड करी है। इसको भी आप अप्रिशिएट कब कर पाएंगे, जब आपने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, उसके बाद आप सुकून से देखना कि अच्छा ये ऐसा ऐसा सीन बन रहा है, उस हिसाब से किसको मैं कितना फोकस करूं, वगैरह वगैरह। एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो अ बैट, जुआ ही है। यूपीएससी को कमर तोड़नी है, वो पूछ भी सकता है, भले पिछले 5-7 साल से उसने कुछ नहीं पूछा हो, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। बट आपने मतलब कितनी मेहनत करनी है, या मैं कुछ और सब्जेक्ट याद करूँ, इट विल हेल्प यू असर्टेन सम थिंग्स। खैर, जब आप ये पूरा टेबल सुकून से देखोगे, आपको एक और चीज पता चलेगी कि क्वेश्चंस आर गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स। प्रश्नों की विविधता और जटिलता पहले से बड़ी है। इसलिए मैंने कोरोना और उसके बाद वाले सालों का ही टेबल बनाया, क्योंकि उसके पीछे वाला भी बना पाऊं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आफ्टर कोरोना एंड लास्ट 3 इयर्स द क्वेश्चंस हैव बिकम रियली टफ। ये डराने के लिए नहीं बोला, ये असल में हकीकत है। इसलिए आप देखो कट ऑफ भी देखो कैसे हो रहे हैं, है ना, कि 92 था, 80 के आसपास ये सब चल रहा है। एक जमाने में ये 100+ रहा करते थे कट ऑफ, जब पेपर आसान रहा करते थे, अभी टफ हो गए। सो यस, इट इज रिक्वायर्ड। अब ये जो क्वेश्चंस हैं उसको भी अप्रिशिएट कब आप कर सकते हैं, कि आप क्वेश्चन डाउनलोड करके देखो, फ्री में आप डाउनलोड करो। अनअकैडमी की हमने बुकलेट बनाई है, कहाँ से मिलेगी, गूगल पे सर्च कर लेना अनअकैडमी यूपीएससी डाउनलोड, पहला जो लिंक मिले उधर जाना, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, मिल जाएगा। प्रीलिम और मेंस दोनों के टॉपिक वाइज पेपर, एक एक सेक्शन कंप्लीट करो, पुराने पेपर देखो, इट विल हेल्प यू मेक मोर सेंस। तो मतलब पेपर तो टफ हो रहे हैं और उस हिसाब से मटेरियल भी लंबा हो रहा है, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई उसकी ये तो करना पड़े। अब बात ऐसी है कि यूपीएससी ने तो तय कर लिया कि भाई हमें टफ पूछना है। ये कुछ कोचिंग माफिया ही है या आलसी टीचर ही हैं जिनको खुद का कंटेंट अपडेट करना नहीं है, और मैं कंटेंट अपडेट करूँ, स्वाभाविक है लोग मेरे पास ज्यादा आएंगे तो उनकी दुकान में तकलीफ होगी। तो एक प्रकार से जैसे पीआर टूल किट चल रही है उनकी, कि इसके मुनाल के लोग लेंदी हैं, कोई इतना बोले ठीक है, पर वो कहे नहीं, इसके सामने ये कोचिंग वाले के बहुत बढ़िया हैं, और मतलब हाथ रुमाल में 10 पेज में उसने बता दिया है तो ये बहुत महान है। तो भाई फैक्ट वाले सवाल उससे सॉल्व नहीं हो सकते, चाहे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कुछ भी देखो, आजकल फैक्ट ज्यादा पूछते हैं तो मटेरियल लंबा हो जाता है। ये मैं नहीं हूं जो आपको पिस्तौल पे रखा है, और ये आप मेरे हॉस्टेज भी नहीं है कि आपको ये पढ़ना है। तो मैं पिस्तौल दिखा नहीं रहा हूँ, परीक्षा के लिए काम कर लगा, उतने नोट्स में लंबे बनाता हूँ, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, दैट इज अप टू यू। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। फर्स्ट पिलर इज मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। उसके अंदर भी मतलब पहला चैप्टर में कहूँ, पिलर 1A1 मनी, यूपीआई, बिटकॉइन, ये सब हमें देखना है। सबसे पहले जो उसकी थियरी है बहुत आसान है। पहले पैसा नहीं था, लोग आपस में बार्टर सिस्टम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे। आई गिव यू 500 ग्राम टोमेटोज, यू गिव मी 2 किलोग्राम ऑफ व्हीट और समथिंग, वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद कॉइन्स बनाए, फिर कागज के नोट बनाए, फिर प्लास्टिक का ये सब कार्ड बनाया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह। फिर बोला अभी तो डिजिटल हवा में ही सब जारी करते हैं, बिटकॉइन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, ये सब चल रहा है। तो पैसों की उत्क्रांति हुई है। आसान सी थियरी है, फुल लेंथ कोर्स में भी है। इफ यू कैन नॉट ज्वाइन, डोंट वरी, टेक्स्ट बुक देख लेना, क्लास 11-12 तमिलनाडु की या महाराष्ट्र की। आपका उसमें भी तुम एक फेवरेट बोल दो तो मैं कहूँ महाराष्ट्र की,
मैंने देखी, मतलब इकोनॉमी के सारे टेक्स्ट बुक मैंने देखे। एनसीईआरटी तो उसमें मजा नहीं है। अगर आपको तमिलनाडु उससे बेहतर है, तमिलनाडु से भी बेहतर मुझे लगी महाराष्ट्र जब मैंने आखिरी बार देखी। सो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो इफ यू कैन नॉट ज्वाइन कोर्सेज। अब पढ़ते हैं कुछ चीज़। अब 2000 का नोट लीगल टेंडर है नहीं है, ऐसी कुछ अफेयर्स चलते हैं, उसको याद रखना है एग्जाम के लिए। देयर आर टू कंसेप्ट, फियाट मनी, मतलब ऐसा पैसा जो या तो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने, कोई राजा रानी ने इशू किया और उसके पीछे कोई मतलब कानून का कोई लॉ से उन्होंने ये चीज को जारी किया था, तो उसे हम कहते हैं फियाट मनी। फियाट मतलब लीगली बाइंडिंग कमांड। 500,000 के पुराने नोट वो फियाट मनी है, हाँ। 2000 का गुलाबी नोट फियाट मनी है, हाँ, बिकॉज आरबीआई ने इशू किया तो फियाट मनी है, स्वीकार करो। फिर एक दूसरा कंसेप्ट होता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब ऐसा कि मान लीजिए आपने एक्सिस बैंक से लोन लिया है और आप उस लोन को रिटर्न कर रहे हो, तो आप कौन सी करेंसी में रिटर्न करोगे? इंडिया में डॉलर दोगे तो मना कर देगा, भाई रुपये में लोन दिया था, रुपया वापस करो। तो डॉलर विल नॉट बी लीगल टेंडर इन इंडिया। उसी तरह ये 500,000 के नोट वो भी लीगल टेंडर नहीं है। क्यों? डिमोनेटाइज कर दिया, बोला आपसे नहीं चलेंगे। और भी उसमें तो कानून है कि सपोज आप 50-100 नोट के साथ पकड़े जाओ, देन यू विल गेट अरेस्टेड। 10-20 नोट ही आप रख सकते हैं फॉर हॉबी या रिसर्च पर्पस। सो दैट इज नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। 500 एंड 1000 रुपी नोट्स जो 2016 में डिमोनेटाइज हुए थे। तो फिर अब 2000 रुपए का क्या सीन है? जो पिछले साल मतलब विड्रॉ कर दिया, तो याद रखना है वो विड्रॉ किया है, करेक्ट है, लेकिन वो अभी भी लीगल टेंडर है, ऐसा आरबीआई ने बोला है अपने एफएक्यू में, और वो अभी भी काम जारी है। तो आरबीआई की वेबसाइट से ही है, 2000 रुपी नोट विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन बट विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। तो एमसीक्यू में याद रखना है वो फियाट मनी भी है और लीगल टेंडर भी है। वो विड्रॉ कर लिया बराबर है, पर मतलब गैर कानूनी हो गया ऐसी बात नहीं है। अब कुछ लोग झंडा उठाते हैं, झंडा उठाते हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भाई मेरा गला क्यों पकड़ रहे हो? एग्जाम पास करनी है, आप एक्सेप्ट करो और टिक करो। ये क्लास लेने से पहले भी फरवरी में मैंने वापस चेक किया कि भाई इन्होंने अपडेट तो नहीं कर दिया, नहीं किया है, सेम थिंग कंटिन्यूस। तो यूपीएससी पास करनी है, सड़क का सांड मत बनो इधर उधर, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, जो है एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, इकोनॉमी ऐसे ही चलती। अब ये जो फियाट मनी, समझो 2000 तो एक छोटा मुद्दा हो गया कि वो फियाट मनी लीगल टेंडर है। आगे पीछे की और भी कहानी आपको पता होनी चाहिए। हैंडआउट में दी है, 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट मुझे उसका वीडियो खींचना नहीं है, बिकॉज यू कैन डू इट, मतलब आसानी है चीजें। क्योंकि आप समझो वो कोई ऐसा तो आपको 4 स्टेटमेंट सीधा पूछे, ऐसा तो क्वेश्चन थोड़े कम ही हो गए, तो उसको पूछना भी होगा तो 3-4 पेयर बना देगा। हाउ मेनी ऑफ दिस आर लीगल टेंडर्स, हाउ मेनी ऑफ दिस आर फीचर्स ऑफ लीगल टेंडर्स, ओनली वन ऑफ देम, 2 ऑफ देम, वगैरह वगैरह। मैं बात कर रहा था मनी एवोल्यूशन फंक्शन की। 2000 का नोट का क्या सीन है, वो एक ही चीज उसमें जानने लायक थी। खुरेज के और भी माल निकाल सकते हैं इफ यू जस्ट वांट टू प्रिपेयर, बट डेट मतलब ऐसे और अपडेट्स करने का मजा नहीं। मेन जो चीज ने जानने लायक थी, 2000 का नोट हमने जान लिया। आगे अब सारी बातें आएंगी बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट वगैरह की। एक सिंपल क्वेश्चन ट्राई करो, 2023 की ईपीएफओ एग्जाम में पूछा। फर्स्ट स्टेटमेंट, भारत में आरटीजीएस और नेफ्ट को एनपीसीआई चलाता है। इन इंडिया आरटीजीएस एंड नेफ्ट पेमेंट सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई। दूसरा, एनपीसीआई एक ऐसी इकाई है जिसकी मालिकी बैंकों के हाथ में है। एनपीसीआई इज एन एंटिटी प्रमोटेड बाय बैंक्स। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है। बोथ करेक्ट है लेकिन दूसरा पहले को एक्सप्लेन नहीं करता। 1 राइट 2 रॉन्ग, 1 रॉन्ग 2 राइट, जो आपको ठीक लगता हो। या ऑप्शन ई भी आप उसको स्किप भी कर सकते हो। आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर, इट स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। चहक, सुप्रीत, नंदिनी, अकील, दीक्षा, मोहित, लविशा, प्रदीप, श्रेया, आर्यन, भूपेंद्र, तानिया, उन्नति, अभिनयन, लकी, आशु, कृष्णा, विश्वास, प्रिया, पवन, मनीष, आलोक, हर्षित, देवांशु, संदीप, प्रसाद, राहुल, अर्जुन, विशेष, नमन, शरद, साध्वी, शिवा, दीपक, अंशुमन, नितेश, डॉक्टर प्रियंका, सौम्या, हर्ष, जितेंद्र, पूनम, अंकिता, विराट, विश्वरतन, साक्षी, अनिशा, अमृतपाल, नवदा, शिखर, तमिंदर, दीपक एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। सिंपल है भाई। देखो, मनी ट्रांसफर करना है, आपके पास 3 एवेन्यूज होते हैं।
नेफ्ट सिस्टम है जिसकी मदद से अप टू 10 लाख रुपीज आप ट्रांसफर कर सको। दूसरा होता है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसमें मतलब बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आपको 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख विद इन अ सेकंड आपको ट्रांसफर करने, उसकी एक सिस्टम होती है। इन दोनों को आरबीआई ओन एंड ऑपरेट करता है, वो आरबीआई चलाता है। उसके अलावा एक और चीज है आईएमपीएस, उसकी मदद से आप 5 लाख रुपए तक डेली कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो चीज चलाती है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई वो आईएमपीएस चलाए, उसकी मदद से यूपीआई टाइप के सब पेमेंट वगैरह के ऐप्स चलते हो, वो मनी ट्रांसफर की पूरी टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नहीं नहीं एनपीसीआई इन सबका मालिक है, तो भाई वो तो गलत हो गया। दूसरा, ये एनपीसीआई संस्था क्या है जिसने बहुत कुछ ये यूपीआई बनाया है, भीम ऐप बनाया है, आईएमपीएस है, क्यूआर कोड उसके होते हैं। ये असल में एक ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसका मालिक कौन है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे बैंक हैं, उन्होंने मिलके इस चीज को बनाया है। इसलिए कि सपोज ऐसा कुछ भी टेक्नोलॉजी डेवलप करना होता, मान लीजिए यूपीआई, तो एक एक एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा डेवलप करे तो 40-40 करोड़ हो जाए, तो 2 लोग 40 करोड़ मतलब 80 करोड़ स्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि हर एक ने कंप्यूटर कोडर को पैसा देना पड़े। तो इन बोलों की क्या क्या एक ही कंपनी करते हैं, वही करे और हमको कोड बना के दे दे, तो फिर एनपीसीआई एक ही बार कोड बनाएगी तो 40 करोड़ में हो गया, तो डबल डबल पैसा नहीं चढ़े। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है कि भाई आरटीजीएस और नेफ्ट या एनपीसीआई चलाता है। तो अगर फर्स्ट रॉन्ग है तो फिर तो अपने आप काम हो गया, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ऐसा तो एक ही होता है, डी। सो द आंसर इज डी। खैर, तो नेफ्ट आरटीजीएस चीजें मैंने आपको बताई। अब आप समझो अगर बिजली चली गई तो आप डीजल जनरेटर चला लेते। सिमिलरली ये जो नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सब अचानक बंद हो गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, कुछ न्यूक्लियर अटैक हो गया, भगवान नहीं करे, और इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तो भी मनी ट्रांसफर करना है, देन व्हाट विल यू डू? तो कोई टेम्पररी मतलब उसका भी जनरेटर या बैकअप सिस्टम होना चाहिए। उसका नाम है एलपीडबलएस, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। वो आरबीआई उस पर काम कर रहा है, ताकि इमरजेंसी में जब बाकी चीजें काम नहीं करती हो, नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह, देन वी विल यूज दिस एंड प्रोसीड। तो दैट इज एलपीडबलएस। दूसरा फिर मुद्दा था यूपीआई। यूपीआई आप जानते हैं, वो सब आप पैसा जो ट्रांसफर करते हैं पेटीएम वगैरह से, तो असल में जो स्कैन हो रहा है और उससे मनी ट्रांसफर हो जा रहा है फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, उस चीज को हम क्या कहते हैं, यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको एनपीसीआई ने बनाया है। अभी सपोज आपके बैंक खाते में पैसा है और ये आप पेटीएम वगैरह ऐप में यूपीआई स्कैन करके पे करते हो, उसमें आपको पिन नंबर डालना पड़ता है। कुछ बार ये होता है कि आप पिन नंबर सही डालो पर बैंक सर्वर आपका डाउन हो गया हो और ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो सके, तो क्या किया जाए? तो एक नई चीज आई, उसको बोलते हैं यूपीआई लाइट। वो ऐसा कि सपोज यूट्यूब में आप जानते हैं, आप वीडियो देखने के लिए नेट चालू होना चाहिए, लेकिन यूट्यूब के ऐप में कुछ एक वो बटन होता है डाउनलोड, तो वीडियो डाउनलोड हो जाए, फिर आप ऑफलाइन भी उसको चला सकते हैं, भले सर्वर डाउन हो या सर्वर बंद हो या आपका नेट बंद हो। सो सिमिलरली यहां पर आपके पास सपोज लाख रुपए हैं बैंक में, उसमें से आप मैक्सिमम 2000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हो। ये यूपीआई लाइट नाम की मैकेनिज्म है, और वो जो अलग अलग मोबाइल ऐप्स होते हैं, पेटीएम, मोबीक्विक वगैरह, फिर आपके यूपीआई लाइट वॉलेट के अंदर 2000 रुपीज ऐड हो गए, और फिर आप जब भी उसको करना हो शॉपिंग वगैरह आप यूज करो। ये जो ऐसा वॉलेट है, इसमें कोई पिन नंबर नहीं चाहिए, अगर बैंक का सर्वर डाउन हो तो भी ये चलते रहता है। इसमें मैक्सिमम 500 रुपये एक एक बार में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो दैट इज यूपीआई लाइट। अब आप कहें ये तो सिंपल सी चीज क्या बता, यूपीएससी ऐसा भी पूछती है, अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखें तो याद रखना है सब छोटी छोटी चीजें। बाकी if you are targeting 2025 also, then also our courses are going on now. यूपीआई लाइट तो हमने कर लिया कि ठीक है ऑफलाइन पेमेंट हो जाएगा, सर्वर डाउन होगा तो भी, लेकिन आप वो जैसे अमेरिका, यूरोप वगैरह में कि आपके एप्पल के वॉच के अंदर ही पैसा हो और फिर आप टैप करो और कॉफी का पेमेंट कट हो जाए, तो टैप एंड पे। उसी तरह आप अपना मोबाइल किसी वो उसके डिवाइस पे टैप करो और पैसा इसमें से कट हो जाए, यूपी एंड गो, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़े, तो वो है टैप एंड पे। इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है उसको हम कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एनएफसी। एक बार साइंस टेक का इसका भी प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था। तो ये सब चल रहा है। एलेक्सा ऑर्डर सम मिल्क फॉर मी, ऐसा सब उससे हम स्मार्ट ये जो कन्वर्जेशनल स्पीकर होते हैं उससे हम काम करते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एलेक्सा ट्रांसफर 50 रुपीज टू माई ब्रदर्स अकाउंट, और वो सब यूपीआई टेक्नोलॉजी से काम करे और सिक्योर और कुछ बदमाशी नहीं हो सके? तो ऐसा भी कुछ काम आरबीआई उसके एक्सपेरिमेंट करवा रही है, दैट इज यूपीआई कन्वर्जेशनल पेमेंट्स विद हेल्प ऑफ एआई। फिर यूपीआई में बोला अब से ओवरड्राफ्ट भी यूपीआई से हो जाएगा।
और आजकल यूपीएससी को एक और खुजली मची है, बीकॉम अकाउंटेंसी टाइप का भी पूछते हैं, तो ये भी क्या है जरा समझ लेते हैं। देखिए लोन आपको लेना है, एक तो नॉर्मल लोन आप लेते हैं, होम लोन, कार लोन, जिसमें लंबा चौड़ा पेपर वर्क होता है और कुछ गिरवे रखना पड़ता है। और सामने दूसरा कुछ होता है, उसे हम कहते हैं प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन, कि जो जल्दी से पास हो जाए, उसमें कोई कागज का काम नहीं हो हर रोज, और उसमें कोई कोलेटरल यानी गिरवे भी नहीं रखना पड़े। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड, तो हर बार के आपको कॉफी पीनी है, क्रेडिट कार्ड से आपने कर दिया पेमेंट, फिर अगले महीने आपने बैंक को पैसा लौटा देना है, उसका कोई गिरवे रखने जाना नहीं, उसका कोई लंबा पेपर वर्क करना है। एक बार ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तब आपने पेपर वर्क करना है, बट उसके बाद रोज तो नहीं करना है। तो ये सब होगी प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन, कि सपोज आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है अप टू 50,000 मंथली यू कैन स्पेंड। ऐसी एक और चीज होती है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है? सपोज अदानी का बैंक बैलेंस है 800 करोड़ जनवरी में, फिर 0 करोड़, फिर 200 करोड़, फिर 1000 करोड़, तो फिर बैंकर उसका एवरेज बैलेंस निकाले, तुम्हारे पास कितना पैसा है अपने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में, तो एवरेज सपोज निकले कुछ 500 करोड़। उस हिसाब से बैंक करते हैं, हाँ ठीक है, उस हिसाब से हम अदानी को 450 करोड़ का ओवरड्राफ्ट देंगे, मतलब टेम्पररी लोन, जब भी उसकी इच्छा वो यूज कर सकता है, क्रेडिट कार्ड जैसा कर देते। तो यानी अगर ये वाटर टैंक अदानी का बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें मान लीजिए अभी 0 रुपये बैलेंस हो, फिर भी उसकी इच्छा वो 450 करोड़ स्पेंड कर सकता है उसमें से, तो उसका बैलेंस माइनस में हो जाएगा, वो एक प्रकार का लोन समझा जाएगा। एंड देन आफ्टर सम मंथ्स एंड ईयर्स उसने प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस करना है। तो इस चीज को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट भी पहले उसका जो भी आपको अप्लाई करना पड़े, डिटेल्स देना पड़े, क्या ये चीज यूपीआई से हो सकती है? बस वही बात है कि ओवरड्राफ्ट, पहले आपको ओवरड्राफ्ट लेना था जो एक जात का टेम्पररी लोन है, तो बैंक ब्रांच में जाना पड़े, पेपर फॉर्म भरना पड़े, क्या आजकल तो वेबसाइट बैंकों की उसमें से आप कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज टीडियस, यूजर नेम पासवर्ड लगाओ, ओटीपी दे। तो यूपीआई की मदद से भी आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। अभी कहना क्या चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की, सपोज एक कोई है पेंशनर है, रिटायर्ड अंकल है, और हर महीने उनका पेंशन आता है, तो 1 तारीख को पैसा होगा, 25 तारीख तक उसका पैसा खत्म हो जाएगा, तो उसकी वाटर टैंक या बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है, और फिर भी उसको कुछ खरीदना है, सब्जी प्याज ब्रेड बटर, तो वो क्या करे? उसको ओवरड्राफ्ट अगर लेना होता तो कैसे करता? बैंक की ब्रांच में ज्यादा लंबा चौड़ा अब नहीं, अब सीधा यूपीआई से जब पे कर रहा है उसी में कुछ कमांड आ जाए कि ओवरड्राफ्ट करना है या नेगेटिव में मेरा बैलेंस चला जाए, तो यूपीआई से वो ओवरड्राफ्ट कर लेगा, पेमेंट कर देगा शॉपिंग का, और फिर अगले महीने जो भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट उसको देना है वो बैंकर को ये बुजुर्ग आदमी दे देगा। तो इसे हम कहते हैं प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन या ओवरड्राफ्ट इन यूपीआई। तो इट इज अलाउड या इट इज परमिटेड या ऐसा हो सकता है, ऐसे मतलब यूपीआई के इनमें से कौन कौन से यूज केस या एप्लीकेशन हैं, तो आपको सब याद रखने हैं। आपको एटीएम से पैसा विड्रॉ करना है तो उसमें नॉर्मली आपने डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड डालना होता है, लेकिन आप जानते हैं उसमें सब नीचे कुछ वो मैग्नेटिक रीडर और स्कैनर और कुछ ना कुछ गलत चीजें लगा के लोग क्लोन कर ले, बदमाशी हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना क्रेडिट मतलब डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड इंसर्ट किए भी आप एटीएम से पैसा अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं? तो उसके लिए भी आरबीआई सब यूपीआई वाली सब टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। सो विदाउट इंसर्टिंग डेबिट कार्ड सिंपली बाय यूपीआई यू कैन स्कैन द कोड इन एटीएम मशीन और फिर वो बोल दो इतना पैसा आपको दे देगा। फिर एक अभी और रोना चल रहा है कि मनरेगा के अंदर सब पेमेंट है, उसमें आधार कार्ड लिंकेज वगैरह। देखिए ये जो एनपीसीआई संस्था थी जो मैंने आपको बताया कि कैसे वो अलग अलग डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाई। फॉर एग्जाम्पल एक है उनकी नाच, नाच इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। वो ऐसा है बल्क पेमेंट के लिए कि अदानी के पास कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉई है, सबका सैलरी सेंड करना, तो अदानी का चेक ही लिखता रहेगा पूरा दिन ना, एक कमांड दे और सबके बैंक खाते में पैसा चला जाए। या उसकी कंपनी में 2 लाख शेयर होल्डर हो, सबको 500 रुपए डिविडेंड देना हो, तो अदानी क्या साइन करेगा कमांड, नहीं एक ही बार में पहुंच जाए। या अदानी के 150 ऑफिस अक्रॉस इंडिया और सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल अदानी को भरना है, तो एक ही बटन दबाए और सारा भर जाए। तो ऐसी जो सिस्टम है उसे हम क्या कहेंगे, बल्क पेमेंट। तो मतलब बैंक के साथ, कंपनी के साथ और सामने जितने ये लोग हैं उनके साथ कनेक्टेड किया हुआ एक पूरा उसका सॉफ्टवेयर या वेब पोर्टल या सिस्टम होगा, उसे हम कहते हैं नाच। ये जो नाच है वो ऐसी चीज है, इसमें आधार कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अदानी ने पैसा भेजना है तो भेज दे, सामने उसका एम्प्लॉय का आधार कार्ड लिंक है नहीं है, वो कोई फर्क उसको पड़ता नहीं है। ये एक बात हुई। दूसरा एनपीसीआई ने डेवलप किया
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। वैसा कि सरकार को अगर बल्क पेमेंट करने हैं, बहुत सारे मनरेगा वर्कर्स को सैलरी भेजना है, गरीबों को एलपीजी सब्सिडी भेजना है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भेजना है, तो वो सारा पैसा एक ही कमांड से वो सीधा पहुंच जाए। लेकिन ये ऐसी चीज है, इसमें आधार कार्ड इज रिक्वायर्ड। आधार कार्ड किसका? जिसका बैंक अकाउंट है, रेसिपिएंट या बेनिफिशियरी का जो बैंक अकाउंट है, चाहे स्टूडेंट है, गरीब फैमिली है, मनरेगा वर्कर है, उनका बैंक अकाउंट उनके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, तभी ये पेमेंट प्रोसेस होता है। अब बात ये हुई कि ये जो मनरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंदर गांव में सब लोगों को 100 डेज का काम मिलता है, जो भी खड्डा खोदो, आंगनबाड़ी केंद्र बनाओ वगैरह, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये करती है। अब उसमें जो भी मजदूर है उनको सैलरी भेजना है, तो सैलरी कैसे भेजोगे? दो ऑप्शन है, एक तो अदानी जैसा नाच कर दो कि सीधा पैसा चला जाए और उसमें कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़े, या फिर कि आप ये जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई उससे भेजो कि जहां उसका आधार कार्ड लिंक हो। अब हो ये रहा था कि देयर वेर सम पीपल कि जिनका बैंक अकाउंट मान ली कैनरा बैंक और उनका आधार कार्ड लिंक नहीं था। ये जो मैंने आइकॉन डाला ये ऐसा दिखाना चाहता है कि दोनों लिंक नहीं किए गए। अब ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको पेमेंट करना है तो क्या करेंगे? नाच सिस्टम से पेमेंट सरकार करती थी, लेकिन फिर उनको लगा नहीं, इसमें ये तो मतलब बोगस होगा, कैसे पता चले, इसलिए बेटर कि इस चीज को हम स्टॉप करते हैं और अब से हम कंपलसरी करेंगे कि बैंक अकाउंट जो आधार कार्ड के साथ लिंक है तभी उस गरीब आदमी को पैसा जाए और वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से जाए। हाँ, तो उसकी डेडलाइन तय होती है। मान लीजिए ऐसा तय हुआ कि फरवरी 2024 से यही चलेगा और ये नहीं चलेगा, और फिर ऑपोजिशन पार्टी अपोज करे कि भाई बहुत सारे गरीब अकाउंट लोगों के अकाउंट इसमें लिंक नहीं है वगैरह वगैरह, तो कंट्रोवर्सी चलती रहती है। उसका जिस्ट क्या है मैंने आपको बताया। फिर कुछ नया चला, ये वन नेशन वन कार्ड। वो ऐसी बात है, आपके पास बैंक बैलेंस है उसको ट्रांसफर करके ये रुपए का जो भी एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड खरीदो और फिर उसमें पैसा भरा हुआ है, सब वो 100 रुपए, फिर आप मेट्रो जाते मारी उसकी टिकट हो 40 रुपए, तो आप उसको टच करो और पैसा कट जाए और आप जाओ। तो इसी तरह बस टिकट, ट्रेन टिकट, वाटरवेज, पार्किंग फीस, टोल नाके की फीस से लेके जो भी मतलब अलग अलग जगह उसके यूज केस एप्लीकेशन हो सकते हैं। ये तो पहले से बना था लेकिन एसबीआई ने अपना ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया तो चर्चा में, बाकी उसका जनरल नॉलेज दिया है वो आप हैंडआउट में देख लेना। नॉर्मली ये होता था आप यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करो तो उस पर कोई फीस या कमीशन या चार्जेस नहीं होते थे बैंक टू बैंक। लेकिन फिर एनपीसीआई को ऐसा लगा कि भाई ये पूरा ही फ्री चलाएंगे तो हमारे जो भी सर्वर, इलेक्ट्रिसिटी, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम है उनकी सैलरी और ये सब का हिसाब बैठ नहीं रहा है बराबर। तो उन्होंने ये तय किया कि देखो सीधा बैंक अकाउंट है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से, और अंकल ने शॉपिंग किया और दुकानदार का मान लीजिए एक्सिस में बैंक अकाउंट है और यूपीआई से ये ट्रांसफर किया, तो इस पे कोई फीस एनपीसीआई चार्ज नहीं करेगा। बट सपोज ऐसा हो कि अंकल के पास अमेजोन का या पेटीएम का जो भी वॉलेट था उसके अंदर उन्होंने भरे थे मान लीजिए 5,000 रुपए बराबर, तो उसे हम कहेंगे प्रीपेड मोबाइल वॉलेट। और फिर उसमें से अगर वो मोर देन 2,000 रुपीज का कुछ शॉपिंग करता है और सामने सेलर को पैसा जाता है, तब एनपीसीआई संस्था उस सेलर के पेमेंट में से 1.1% कट कर लेगी, उसको कहते हैं इंटरचेंज फीस। उसी तरह ये क्रेडिट डेबिट कार्ड की जो शॉपिंग आप करते हैं उस पर भी ऐसी एक सिस्टम होती है, उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो कौन सा किसको लगता है, ऐसे भी एमसीक्यू बन सकते हैं क्योंकि उनको खुजली मचे डिजिटल पेमेंट का सब पूछना है। तो ये सब करके जाना। फिर बात आई कि भारत के अंदर तो हम पेमेंट कर लेते हैं, फॉरेन में भी यूपीआई टेक्नोलॉजी से पेमेंट कर सकते जब है। हाँ, अदानी को कुछ ऑयल गैस यूएई से इंपोर्ट करना हो तो डॉलर में पे नहीं करना है, दिरहम में पे नहीं करना है, वो सीधा यूपीआई से उसको बोले तुम्हारा दो कोड और सीधा रुपी में पेमेंट कर सके। एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि यूएई का कोई इंपोर्टर है जो भारत से चाय मंगवाना चाहता है, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसने भी रुपी देने की जरूरत नहीं, डॉलर देने की जरूरत नहीं, वो अपनी मतलब यूएई की लोकल करेंसी यानी दिरहम में पेमेंट कर दे। उनके पास यूपीआई नहीं है पर ऐसी एक और उनकी स्कैन एंड पे वाली सिस्टम है आईपीपी, उससे वो कर दे। तो ये चीज क्या हुआ, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। तो आरबीआई ने इसको परमिट किया है और इससे भी काम चल रहा है, ऐसी सब बातें हैं। मित्रों,
यूपीआई से तो पेमेंट का तो कोई मगजमारी नहीं, आप अपना कोड दिखा दो, सामने वाला पे कर दे। लेकिन ये कार्ड वगैरह से जब भी पेमेंट होते हैं तो आपको मतलब बिजनेसमैन को, मर्चेंट को मशीन लगाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, उसको फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, उसको रिचार्ज करना पड़ता है, उसमें शायद सिम कार्ड वगैरह भी लगता है, उसका भी खर्चा हो, जो भी। और ये पूरे ट्रांजैक्शन पे मैंने आपको बताया जो कार्ड कंपनियां हैं, मास्टर कार्ड, वीजा वगैरह, वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर नाम की फीस चार्ज करती है। तो इस सब के चलते ये जो भी मर्चेंट है उसका हार्ट ब्रेक हो जाए कि भाई इसमें तो 100 रुपये में कोई शॉपिंग करता है तो मेरे तो 5 रुपये तो इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो जाते हैं, तो आई विल नॉट अडॉप्ट दिस कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी। तो कैसे इन मर्चेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि भाई तुम इसे अडॉप्ट करो? तो आरबीआई ने कहा ठीक है, तुम्हें लगता है 5 रुपये इन सब में वेस्ट हो रहे हैं तो 5 रुपये की मैं आपको सब्सिडी देता हूँ, और इसके वास्ते एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया। खैर ये तो पुरानी बात है, इसमें नया क्या है? कोरोना के बाद भारत सरकार लेकर आई प्रधानमंत्री स्वनिधि, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स को करीब 10,000 रुपए का लोन देने की मदद की जाती थी। फिर पिछले साल शायद पीएम विश्वकर्मा स्कीम लेकर आए, उसमें भी ऐसा, ये जो सपोज कारपेंटर, फिर जो भी सिलाई का काम करें, ये सबको भी ऐसा, जो आर्टिजन हैं उनको भी ऐसी सब हम ट्रेनिंग देंगे, उनको भी लोन देंगे, ये सब सोचा गया है। और उसके बाद चाहे स्ट्रीट वेंडर है या ये जो भी आर्टिजन है, कारपेंटर वगैरह, पॉटर वगैरह, तो वो भी मर्चेंट से पैसा, वो भी एक प्रकार के तो मर्चेंट ही अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो वो भी ग्राहक से कार्ड पेमेंट से पैसा ले। इसके वास्ते आरबीआई ने बोला कि पीआईडीएफ फंड से हम ऐसे लोगों को भी हम सब्सिडी देंगे ताकि वो कार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अडॉप्ट करें। इसके बाद ये मंथली ट्रांजैक्शन पे ओटीपी नहीं लगेगा, रिकरिंग होता है। सपोज नेटफ्लिक्स, वो ऐसा गया कि चलो इसको आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट होगा हर महीने, जो भी 499 या वट एवर 199 मोबाइल के, तो हर महीने आपको क्या ओटीपी देना पड़ेगा? जवाब है नहीं, वो अपने आप काटते रहेगा। तो वो सब चीज़ों पे भी आरबीआई लिमिट्स को चेंज करते रहता है। देन पीआईडीएफ फंड मैंने आपको बताया, ऐसी छोटी छोटी तो बहुत सारी जनरल नॉलेज है, सब कुछ हम देख नहीं रहे, वो आप 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, हैंडआउट में दिया है। आगे बढ़ते अब मेन चीज आती है, दैट इज डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट के अंदर हमने पहले भी, क्या डिजिटल पेमेंट तो हमने पढ़े, उसके बाद जो आती है कि डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। कुछ तो प्राइवेट हैकर्स, नर्ड्स, गीक्स, कंप्यूटर प्रोग्राम ने भी बनाए, जैसे बिटकॉइन है, सतोशी नाकामोटो ने बनाया, डॉज कॉइन है, इथेरम है, बहुत सारे। और सामने कुछ ऐसा है कि सॉवरेन, मतलब सरकार या सेंट्रल बैंक खुद से ही बोल रहे हैं कि हम भी अपनी करेंसी अब से डिजिटली इश्यू करेंगे, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी। वैसे वो तो हम पिछले कई साल से वो पढ़ ही रहे थे। अब तक आरबीआई जो नॉर्मली आरबीआई जो करेंसी प्रिंट करती है, कौन सी करती है? 2 रुपये से लेके 2000 के नोट। ऑफकोर्स 2000 का तो अभी उसने विड्रॉ कर लिया है, लीगल टेंडर है अपन विड्रॉ कर दिया है। 1 रुपये का वो प्रिंट नहीं करता है, क्योंकि 1 रुपये का कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट। उस पर साइन कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। क्यों? क्योंकि कॉइनेज एक्ट में ऐसा लिखा है वगैरह, ये बेसिक चीजें भाई याद होनी चाहिए आपको। अब बात ऐसी है, जब भी करेंसी प्रिंट करेगा तो इनका खर्चा है, या आईएसआई वाले फेक करेंसी बनाते हैं उसका डेंजर है, बहुत सारे लोग ऐसा पैसा फिर छुपा के रखते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, ब्लैक मनी का प्रॉब्लम है। देन हाउ टू ओवरकम दिस? इसलिए आरबीआई ने यह सोचा कि क्यों ना मैं करेंसी डिजिटली इश्यू करूं, मतलब प्रिंट कमांड देना ही नहीं है, अपने सुपर कंप्यूटर में मैं कमांड दूंगा कि अब से ये पैसा मैंने जारी किया है, जो फिजिकल नहीं होगा वो वर्चुअल होगा। और फिर ऐसी करेंसी आगे सर्कुलेट कैसे होगी? तो क्योंकि आजकल तो सब कुछ ज्यादातर तो हम नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह से पेमेंट कर रहे हैं, तो डिजिटली भी पैसा तो जा सकता है, कागज में तो थोड़ा एनवेलप में डाल के भेजना है किसी को। तो उसके बाद जब भी आरबीआई गवर्नमेंट को लोन दे रही हो, या बैंकों को कोई लोन जा रहा हो रेपो रेट, एमएसएफ वगैरह में, या आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी रीपर्चेज कर रही हो ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह खेल में, या आपके पास जो पुराने फटे गले नोट हैं टॉन करेंसी, उसको आप रिटर्न करो, पर सामने आपको फिजिकल नहीं, वो डिजिटल मौज करो आपको दे दे, तो वो भी तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऐसे बना सकता है। आरबीआई को अपने स्टाफ को जो सैलरी देनी हो और कहे नहीं अब से नोटों की गड्डी नहीं मिलेगी, ये सीधा डिजिटली नेट में ट्रांसफर किया, इसी को तुम करेंसी मान लेना, और फिर आगे यही पैसा सब स्कॉलरशिप, सब्सिडी, सैलरी, लोन में घूमे। तो ये चीज जो बनी उसको हम क्या कहें? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब इसके अंदर ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन अब हमने कुछ फैक्ट्स
हार्डकोर मेमोराइज ही करने की दीज आर द फीचर्स, ताकि एमसीक्यू में पूछा जाए तो दीज आर द फीचर्स, फोर स्टेटमेंट, हाउ मेनी पेयर्स करेक्ट, यू हैव टू मेमोराइज। तो एक स्टेटमेंट हमको मेमोराइज करना है कि सीबीडीसी इज अ डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट्स लीगल टेंडर अंडर आरबीआई एक्ट। बहुत आसान है, उसको आप समझो। बात ऐसी है कि अगर आप कैसीनो में जुआ खेलने जाते हैं तो आपके पास तो फियाट मनी या लीगल टेंडर है, जो भी 500 का नोट, फिर आप उससे ये प्लास्टिक के चिप्स खरीदते हैं, जो भी कैसीनो है उसका कैशियर है काउंटर से, फिर आप जाके गेम खेलते हैं एंड आफ्टर यू विन आप क्या करेंगे, ये आप प्लास्टिक के टोकन उस कैशियर को वापस करेंगे और वो उसके बदले आपको वापस लीगल टेंडर, फियाट मनी, करेंसी 500, 1000 जो भी दे देगा। उसी प्रकार तो मैं ये कहूं कि ये जो कैश है और सामने ये प्लास्टिक के चिप्स हैं, तो ये जो चिप्स है दे आर टोकन्स, दे रिप्रेजेंट मनी इनसाइड द कैसीनो। अब समझो बाहर ये रुपया है, कैसीनो के अंदर इस प्लास्टिक की चिप को हमने टोकन मान लिया कि ये ऐसा दिखा रहा है कि भाई इसी को अभी तुम टेम्पररी पैसा मान लो और इसी से ये अपना गेम खेलते हैं हम लोग। सो इट इज अ टोकन दैट रिप्रेजेंट्स मनी इनसाइड कैसीनो। सिमिलरली पैसा तो क्या है, यही है जो कागज का होना चाहिए, फियाट मनी, लीगल टेंडर, 100-500 रुपए के नोट। लेकिन आरबीआई क्या बोला है कि देखो भाई मैं आपको एक डिजिटल कोड देता हूं, तुम मान लो कि अभी हम ये जो मोबाइल ऐप से गेम खेलेंगे उसमें तुमने ऐसा मानना है कि ये भी मनी है या उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए सीबीडीसी क्या है, इट इज अ डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट्स लीगल टेंडर अंडर आरबीआई एक्ट। मतलब समझो करेंसी नोट होता तो आप बोल सकते कि ये एक करेंसी नोट है, ये दूसरा करेंसी नोट है। सीबीडीसी तो डिजिटल है ना, तो आप एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा ऐसा बोलना मुश्किल है। तो पर उसे आपने मानना है कि भाई इट इज लीगल टेंडर अंडर आरबीआई एक्ट, और उसका प्रतिनिधित्व करते हुए कहीं पर कोई कागज का टुकड़ा पड़ा है ऐसा भी आपने मान लेना है, भले वो ना पड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा था, रिप्लेसिंग टॉन करेंसी, 10 रुपए का कोई फटा गला नोट है, राइट, तो आप उसको वापस आरबीआई को देंगे और वो आपको एक्सचेंज करके देता। क्यों? क्योंकि उसने लिखा होता ना, आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ 10 रुपीज। तो कायदे से वो क्या करता, 10 के सामने आपको 10 का नया नोट देता, 5 के 2 नोट देता। लेकिन वो अगर आपको सीबीडीसी देता है तो उसे हम क्या मानेंगे, उसने आपको एक प्रकार का टोकन दे दिया, जैसा कैसीनो के अंदर दिया जाता है, भाई तुम इसी को खेल लो अभी। और हमने ऐसा माना, अच्छा इसके सामने कहीं तो 10 रुपया पड़ा है और कभी हमको मिल सकता है। सो दैट इज डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट्स लीगल टेंडर अंडर आरबीआई एक्ट। अब कुछ लोग जेम्स बॉन्ड बन जाएंगे, नहीं पर जो फट गया नोट तो फिर सामने कहीं तो पैदा होना चाहिए ना, तो कहाँ हुआ, आरबीआई के ऐसे ही छाप सकता है, नहीं आरबीआई को फिर और एसेट चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड वगैरह, पर वो सब पंचायत आप इसमें घुसेड़ेंगे तो आपका एमसीक्यू टिक होना रह जाएगा। इसलिए एक्सेप्ट करो जो स्टेटमेंट है, क्योंकि आरबीआई ने भी अपने प्रेस स्टेटमेंट में बोला, सरकार ने भी पार्लियामेंट के अंदर जो डाले स्टेटमेंट उसमें बोला है कि आपको ये मानना है सीबीडीसी क्या है, इट इज अ डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट्स लीगल टेंडर अंडर आरबीआई एक्ट। मतलब दिस इक्वल्स दिस, जस्ट लाइक कि ये जो कैसीनो चिप्स हैं, दिस इक्वल्स दिस। अब इसके सब पायलट प्रोजेक्ट 2022 से चल रहे हैं। दो प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, एक है रिटेल, मतलब मेरे आपके जैसे लोग शॉपिंग में इसका ट्रायल करें। दूसरा है वो शेयर मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में सेटलमेंट के लिए, वो मामला क्या है पिलर 1C शेयर मार्केट में देखेंगे। खैर अभी के लिए नॉर्मली आपको अगर पैसे किसी को पे करने होते तो उसके लिए आप जानते हैं ये यूपीआई टेक्नोलॉजी है, और नॉर्मल जो भी आपका कैश जो बैंक में पड़ा है उसको आप डिजिटली ट्रांसफर करते हैं यूजिंग यूपीआई, और यूपीआई वाले ऐप होते हैं जैसे एसबीआई का योनो ऐप है। अब आरबीआई ने क्या बोला, ये तो सब है ही पर मैंने नए जात के टोकन पैदा किए हैं, तो ऐसा समझो ये कैसीनो का गेम अलग है, तो इसके लिए अलग ऐप बनाना पड़े, क्योंकि अभी तो ट्रायल चल रहे हैं। इसलिए एसबीआई ने अलग से एक बनाया ई रूपी ऐप जो अलग है उसके नॉर्मल ऐप से। तो वो मतलब अगर हमें थोड़ा विजुलाइज करना हो, बात ऐसी होगी, आपके पास 10 रुपये थे जो फट गए टॉन, तो आपने एसबीआई में डिपॉजिट किए, एसबीआई ने आरबीआई में डिपॉजिट किया, और आरबीआई ने उसके सामने उसको 10 रुपये नया नहीं दिया, उसने बोला ये सीबीडीसी है उसमें मैं 10 दे देता हूं तुम्हें और इसी से मौज करो। और फिर एसबीआई आपको बोले, मतलब आपको स्पेसिफिकली नहीं पर उसके पास ऐसा अक्यूमुलेट होता रहेगा, तो फिर मान लीजिए कोई है सपोज ये सरदार जी, वो कहे मुझे इस एक्सपेरिमेंट में जुड़ना है, तो फिर उसको बोले तुम नया ऐप इंस्टॉल करो और ये जो मेरे पास 10 रुपया आया था सीबीडीसी वाला
ये मैं आपको मतलब मैं एसबीआई आपको सरदार जी को ये दे रही हूँ। उस प्रकार से उसके अलग ऐप बनाए गए हैं। अब अलग बैंक बनते हैं तो मतलब मेन प्रॉब्लम क्या आएगा, डिश टीवी का रिमोट है उससे टाटा स्काई नहीं चला सकते, टाटा स्काई के रिमोट से डिश टीवी चैनल नहीं खोल सकते। सिमिलरली ये जो नॉर्मल कैश वाला यूपीआई वाला एसबीआई का ऐप है उससे यूपीआई का कोड स्कैन होगा किसी दुकानदार का, हाँ होगा, लेकिन क्या ई रूपी वाला जो अलग ऐप है उसमें आपने मान लीजिए 5,000 रुपये आपके पास थे तो क्या उसको आप पे कर सकते? नहीं, उसका कोड अलग बनाना पड़ता था। मर्चेंट ने भी, दुकानदार ने भी सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट में एक्सपेरिमेंट में जुड़ने के लिए अलग से रजिस्टर करना पड़े, अलग से कोड बनाने पड़े, तो पहले ये काम होता नहीं था। फिर अभी 2023 में आरबीआई ने कहा नहीं, अब से हम ये कहते हैं कि ये जो एसबीआई ने ई रूपी ऐप बनाया, ऐसा बाकी भी बैंकों ने बनाए हैं, उसको हम परमिट करते हैं कि उसकी मदद से नॉर्मल भी ये यूपीआई कोड स्कैन करके पानी पूरी दूध वगैरह खरीद रहे हैं उसका भी पेमेंट हो सकता है। तो अब ऐसा है कि एसबीआई का नॉर्मल ऐप उससे स्कैन होगा, पे होगा, पहले भी था अब भी है। एसबीआई का ई रूपी वाला ऐप तो इससे पहले स्कैन एंड पे नहीं होता था नॉर्मल यूपीआई कोड, लेकिन अब से होगा। इसलिए हम कहेंगे कि अब से आरबीआई ने सीबीडीसी के पेमेंट में, यूपीआई पेमेंट के अंदर इंटर ऑपरेबिलिटी अलाउ की है। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये कि दो चीजें जो टेक्नोलॉजिकली अलग अलग थी, कंपेटिबल नहीं थी, अब वो कंपेटिबल बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो वो आईफोन से कनेक्ट करेगी, एंड्रॉइड से कनेक्ट नहीं करेगी, तो हम कहेंगे कि वहां पर इंटर ऑपरेबिलिटी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि आप अब ये जो ई रूपी वाला ऐप है उससे ये कोड यूज कर सकते हैं। सो नाउ इट हैज बिकम इंटर ऑपरेबल। तो ये भी देखिए, एग्जामिनर है कुछ बार क्या करता है, सीधा प्रेस स्टेटमेंट से स्टेटमेंट उठा के वो लिख देता है ये वाला, सो देन यू हैव टू एक्सेप्ट कि यस दिस इज करेक्ट, फिर उसमें ये वाला नहीं होगा, वो वाला नहीं, इतना लिमिट फला डिम का, उसमें मत जाओ। नेक्स्ट, ये जो सीबीडीसी है उसका एक फीचर याद रखना है कि इट इज नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, इस पे ब्याज नहीं मिलेगा। ये कहना क्या चाहता है, नॉर्मली आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं जो बैंक किसी को लोन में देता है, और उसके सामने फिर आपको जो भी इनकम हुआ उसमें से कुछ सेविंग इंटरेस्ट मिलता है। बट व्हाट इफ आपके पास जो पैसा था, कैश था, उसे आपने अपने वॉलेट में रखा, यानी आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो फिर तो बैंकर आपको कोई सेविंग इंटरेस्ट देगा नहीं क्योंकि आपने पैसा डिपॉजिट नहीं किया। उसी प्रकार से ये जो ई रूपी है, या जिसको हम कहें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो मैंने आपको बताया एक जात का टोकन है, और वो टोकन कहां पड़ा है, तो जवाब है उसका आप अलग से ऐप इंस्टॉल करेंगे, जैसे एसबीआई का ई रूपी ऐप, और उसके अंदर वो 500 रुपए आप सीबीडीसी वाले भरवाएंगे। उस प्रकार से वो जाता है वहां पर। तो फिर अगर आप एसबीआई को बोलो कि मुझे इस बचत पे ब्याज दो, गिव मी सम इंटरेस्ट ऑन दिस सेविंग्स, तो एसबीआई बोलेगा नो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये पैसा बैंक के अकाउंट में है ही नहीं, ये पैसा तो आपके पॉकेट में है, इस अलग ऐप या वॉलेट में है, तो इसलिए मैं आपको इसका कोई इंटरेस्ट या ब्याज नहीं दूंगा। ये इसका फीचर याद रखना। इट इज जस्ट लाइक कि, लेट मी गो बैक, अगर आपने ये कैसीनो में जाके प्लास्टिक के चिप्स लिए होते तो कैशियर तो फिर उसका कोई ब्याज आपको देता नहीं, वो तो तुम्हारा गेम खेलने का अलग है चीज। उसी तरह आपके पास जो कैश था, आपने बैंक में डिपॉजिट किया, फिर आपको इच्छा हो गई कि मुझे सीबीडीसी वाला गेम खेलना है, तो आपने ये टोकन्स ले लिए, क्योंकि अगेन आई रिपीट, इट इज अ डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट्स लीगल टेंडर, और ये फिर आपके वॉलेट में है, ये आपकी जेब में है, ये बैंक अकाउंट में नहीं है, इसलिए बैंकर इस पे आपको कोई सेविंग इंटरेस्ट ब्याज नहीं देगा। तो ये भी फीचर याद रखना कि इट इज नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, इट विल नॉट गिव इंटरेस्ट। सीबीडीसी इज प्रोग्रामेबल, बहुत आसान चीज है। सपोज कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वो बच्चों को कहे ये लो 500 रुपए और सिर्फ जाके बुक खरीदना, पिज्जा मत खाना, तो क्या उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग हो सकता है? हाँ, वो बच्चों को बोले तुम ये एसबीआई का ई रूपी या जो भी ऐसा ऐप इंस्टॉल करो, सीबीडीसी ऐप, और उसमें प्रोग्राम्ड करेंसी भेजा जाएगा, तो फिर उसके पास, बच्चे के पास 500 रुपए होंगे उसके वॉलेट में, वो बुक स्टोर पे ही काम करेगा लेकिन पिज्जा के स्टोर पे काम नहीं करेगा। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इस प्रकार से प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग किया जा सकता है। अब इसी से रियल क्वेश्चन चालू होता है, फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी समझते पहले थोड़ी थियरी याद करनी पड़े, वो कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक टॉय हॉर्स है, खिलौने का घोड़ा, जिसकी कीमत है 500 रुपए, तो मैं 500 का एक नोट देके खरीद सकता हूं, करेक्ट?
मैं 100 रुपए के 5 नोट दे के खरीद सकता हूं? तो जवाब है करेक्ट। और क्या ये 500 रुपए का एक नोट है, उसके सामने 100 रुपए का नोट में एक्सचेंज कर सकता हूं? करेक्ट। तो यानी कैश फंजिबल है, मतलब इधर उधर काम करता है। गोल्ड भी फंजिबल है। मान लीजिए ये एक रेस का घोड़ा है, बहुत ऊंची नस्ल का, बड़ी ऊंची पेडिग्री ब्रीड का, जिसकी कीमत है 45 लाख रुपीस। तो क्या मैं एक गोल्ड की ब्रिक देके, ईंट देके इसको खरीद सकता हूँ? हाँ, मतलब जो भी घोड़े का मारेगा वो एक्सेप्ट करे कि भाई ओके गोल्ड का प्राइस चल रहा है 45 लाख रुपीस, तो मुझे 1 किलो दे दो, एंड देन आई मतलब एक्सेप्ट, तो इट इज डन। तो क्या उस प्रकार से 1 ग्राम का एक बिस्किट ऐसे 1000 आपके पास पीसीज हो, तो ये भी तो 1 किलो हो गया। तो क्या इससे आप ये खरीद सकते हैं? जवाब है हाँ, करेक्ट। ये आइकॉन गलत गया है, इधर ऐसा इक्वल हो जाएगा। अब समझो 1 किलो का एक बिस्किट गोल्ड का, उसका भी 45 लाख है, तो उससे भी वो घोड़ा खरीद सकते हैं। और उस 1 किलो की जगह आपके पास 1-1 ग्राम के 1000 बिस्किट होते तो भी वो 1 किलो हो गया, तो उससे भी 45 लाख रुपीज ही है, और आप उससे वो हॉर्स खरीद सकते थे। तो मतलब 1 किलोग्राम दिस ब्रिक एंड 1 ग्राम ऑफ 1000 ब्रिक्स कंबाइंड इज सेम थिंग, उनकी परचेजिंग पावर इज सेम थिंग। इसलिए गोल्ड भी फंजिबल है। अब क्वेश्चन आता है डायमंड का क्या है? डायमंड इज नॉट फंजिबल। समझो ये एक बड़ा डायमंड है 100 ग्राम का, और उसका प्राइस चला 45 लाख रुपीज, और मार्केट में घोड़ा भी मिलता है और इसका 45 लाख रुपीज, तो आप एक डायमंड से एक खरीद सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर आप हैमर यानी हथौड़ा मार के इस डायमंड को तोड़ दो और इसके छोटे 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 100 पीसीस कर दो, हर एक डायमंड का वजन हो 1 ग्राम, तो क्या उनको एक थैली में भर के आप बोलो देखो 1 ग्राम का एक ऐसा 100 डायमंड है, इसको लो और इसको समझो 45 लाख रुपीज है और मुझे वो घोड़ा परचेज करना है? नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि आप जानते हैं हीरे का मूल्य उसके वजन के टोटल के हिसाब से नहीं, उसका आपको साइज और शेप भी देखना पड़ेगा ना। तो सिंगल पीस सपोज ये 45 लाख का है, फिर आपने उसको तोड़ के छोटा छोटा किया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20 लाख रुपए। भले वजन के हिसाब से बोथ विल बी सेम, बट प्राइस या वैल्यू के हिसाब से दे विल नॉट बी सेम। यानी कि डायमंड्स आर नॉट फंजिबल। अब अपना मेन क्वेश्चन आता है, तो भाई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फंजिबल है कि नहीं है? मान लीजिए 500 रुपया मेरे पास कैश होता, तो इससे 500 की ये बुक भी खरीद सकता हूँ, 500 का ये पिज्जा भी खरीद सकता, और उसके सामने 100 के 5 होते तो भी खरीद सकते, और ये सब तो फंजिबल है, हमने देखा। लेकिन अगर 500 रुपए की प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है तो दिक्कत है, क्योंकि उसकी मदद से सपोज यूनिवर्सिटी ने आपको दिया था और आप 500 की बुक खरीद सको, ऐसा ही उसमें प्रोग्राम था, तो फिर ये वाली 500 रुपी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पिज्जा स्टोर पे तो रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 500 रुपए हैं डिजिटल वाले, वो कैश के 500 रुपए के बराबर नहीं है, क्योंकि कैश वाला तो दोनों जगह यूज कर लेता ना। तो इट इज जस्ट लाइक डायमंड का 2 टुकड़ा आपने करवा दिया और दूसरा टुकड़ा बेकार है। इमेजिन अगर 500 का एक नोट और 100 के 5 नोट, दे आर इक्वल, करेक्ट, क्योंकि दोनों की मदद से आप सेम टॉय हॉर्स खरीद सकते हैं। तो कैश इज फंजिबल, पर आपने प्रोग्रामिंग डाल दिया तो अब वो अनइक्वल हो गए हैं, क्योंकि कैश से तो पिज्जा भी खरीद सकते हैं, बुक भी खरीद सकते हैं, पर ये डिजिटल वाला है, उससे बुक खरीद सकते हैं, पिज्जा नहीं खरीद सकते। यानी कि आप इनको इंटरचेंजेबल ये तो नहीं रहा आपसे। इसलिए कुछ लोगों ने झंडा उठाया कि भाई ये जो सीबीडीसी है इट इज नॉन फंजिबल जस्ट लाइक डायमंड्स, क्योंकि ये तो इसका एक्सचेंज करोगे तो वैल्यू कम हो जाता है। अगर मेरे पास कैश होता, आपके पास सीबीडीसी होता और आपको पिज्जा खाना था, आप मेरे पास आते कि भैया आप मुझे मेरे 500 के सामने अपने 500 दे दो, मुझे पिज्जा खाना है, और मैं फिर आपको ब्लैकमेल करता या आपका एक्सप्लॉइट करता कि देखो मेरा जो कैश है वो 500 का है, तो तुम्हारा तो मैं 200 में ही एक्सचेंज करूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, तो दीज आर नॉट इक्वल, ऐसा वो बोलने लगे। तो ये तो नॉन फंजिबल है जस्ट लाइक डायमंड। तो आरबीआई ने क्लैरिफाई किया कि नो इट इज फंजिबल, इट इज फंजिबल। तो हमने याद रखना है। अब आपके अपन कैसे फंजिबल है भाई, ये तो दोनों इक्वल नहीं है ना, एक तो प्रोग्रामिंग है तो लिमिट है उसका शॉपिंग पावर या परचेजिंग पावर। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस स्टेटमेंट में ये तर्क दिया कि ये बात सही है कि देखो बुक स्टोर में आप 500 स्पेंड कर सकते हो, पिज्जा स्टोर में नहीं कर सकते, लेकिन जब ये 500 रुपए की सीबीडीसी बुक स्टोर ओनर के पास आई, फिर तो उसका प्रोग्रामिंग अनलॉक हो जाएगा ना। वो लॉक कब तक था? जब तक स्टूडेंट के अकाउंट में था तब तक प्रिंसिपल ने लॉक करके रखा था कि ये सिर्फ बुक परचेज में यूज हो सकता है। फिर उसका जो भी मोबाइल होगा, आधार कार्ड लिंक से वॉलेट होगा, उससे वो दूसरे में स्थानांतरित होगा,
तो सिस्टम अपने आप पहचान लेगी कि बुक स्टोर ओनर है वो तो स्टूडेंट नहीं है, तो इस पे ये प्रोग्रामिंग वाली कंडीशन नहीं है, तो वो अनलॉक कर देगा उसे। यानी फिर बुक स्टोर वाले के पास जो भी सीबीडीसी का पैसा है 500, उसे अगर उसे पिज्जा खाना है वो पे कर सकता है। और हमने आगे देखा इंटर ऑपरेबिलिटी अलाउ है, तो वो कोई भी डोमिनो वगैरह स्विगी वगैरह में यूपीआई वगैरह करके ही कैन डू दैट। यानी पैसा खुद में जो था वो तो फंजिबल रहा ही रहा, क्योंकि एट दिस स्टेज नाउ मनी कैन अगेन बाय द पिज्जा और बुक्स और एनीथिंग यू वांट। तो आरबीआई का ये तर्क है कि भले बच्चा पिज्जा नहीं खरीद सके लेकिन वो किताब खरीद रहा है, बराबर है, वो कंडीशन आ गई। पर किताब की दुकान का मालिक है वो तो पिज्जा खरीद सकता है ना, एक बार उसके पास पैसा आया। इसलिए सीबीडीसी फंजिबल है, ऐसा गवर्नर ने कहा है, हमने एक्सेप्ट करना है। और अगर कोई एमसीक्यू आए तो उसमें भी उसको यस बोल के ही टिक करना है, चाहे द हिंदू वाले अपने तर्क में कुछ और भी तंबूरा हाथ से नहीं मुंह से बजाओ ऐसी उनकी सब बात चलती है कुछ बार। एंड सैडली द हिंदू के अंदर मेरी तो आपको बोलना है आरबीआई के कॉलम बहुत ज्यादा मत पढ़ो, क्योंकि उनके जो कुछ कॉलमनिस्ट है उनका क्या सोचना है कि हम ही सियाने और हमको ही आता है, ये जो आरबीआई गवर्नर है उसको कुछ नहीं आता। और ऐसा नहीं कि शक्तिकांता दास, उससे पहले जब रघुराम राजन थे, उर्जित पटेल थे, उनको बस हमेशा गलत ही दिखाई दे जो भी गवर्नर करता हो। सो दैट डजंट हेल्प, दे रेज क्वेश्चन और ये नहीं वो, फिर आप कॉलम पढ़ते हैं फिर वही फीचर आपके दिमाग में फिट होता है दैट इट इज नॉट फंजिबल। कॉलमनिस्ट जब लगे इट इज नॉट फंजिबल, वो उसके दिमाग का वो ओपिनियन दे रहा है। दिस वाज अ कॉलमनिस्ट एंड ही सेज नॉन फंजिबल, तो वो तो उसका कॉलमनिस्ट है ना, तो उसका ओपिनियन क्या, गवर्नर जो बोले वो सत्य है, वो फैक्ट है। सो एक्सेप्ट एंड मेमोराइज, उसमें झंडे मत लो वरना एग्जाम पास करना मुश्किल है। खैर मैं वापस आऊं तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के फीचर देखे। एक जात का डिजिटल टोकन है, आरबीआई एक्ट में इशू किया है और उसकी अंदर प्रोग्रामेबिलिटी है, फिर भी वो फंजिबल है। और भी छोटे छोटे मुद्दे हैं, हैंडआउट में मैंने दिया, आप उसे देखें। तो ये तो सरकारी या सॉवेरिन टाइप का डिजिटल करेंसी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया बहुत सारे प्राइवेट वर्चुअल करेंसी भी हैं, जैसे बिटकॉइन, डॉज कॉइन वगैरह। इसमें क्या चल रहा है, एक तो प्राइस गिर गया था, हॉट वॉलेट, कॉल वॉलेट वगैरह, वही सब जनरल बातें जो लास्ट ईयर देखी थी। उसके बाद कोई खास नए अपडेट्स आए नहीं, क्योंकि इसका मार्केट ठंडा हो गया। ठंडा मार्केट हो जाए तो एक्टिविटी होगी नहीं कम, तो करंट अफेयर्स भी कम आएंगे। आपको एक दो छोटी चीज है कि जैसे बिटकॉइन, उसका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाते हैं और वो शेयर मार्केट में सीधा बेच सकते हैं यूएसए के अंदर। वो हम लोग पढ़ेंगे, पर वो हम पढ़ेंगे पिलर 1 सी शेयर मार्केट में, यहाँ पर वो नहीं पढ़ेंगे, वो शेयर मार्केट वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में क्या ही चल रहा है, वो रेगुलेशन बनाने की बात है। ओईसीडी ग्रुप बोल रहा है कि हम लोग एक सीआरएफ फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसके अंदर सभी लोग जो बिटकॉइन वगैरह में डील करते हैं उन्होंने डिस्क्लोज करना होगा कि उनके पास कितना है, फिर सब सरकार को पता चले ब्लैक मनी है तो उसको नोटिस भेजे वगैरह। खैर वो ब्लैक मनी के सारे मुद्दे हम लोग पिलर 2 बी या सी के अंदर हम देखेंगे, तो अभी वहां पर हम जा नहीं रहे। उसी तरह यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कुछ मीका रेगुलेशन लेके आते हैं। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसकी जो चीफ है क्रिस्टीना लगार्ड या कुछ उनका नाम है, उस एक बार उसने बोला कि देखो मैं चीफ भी और मैं एक माँ भी और मेरा खुद का बेटा है वो बिटकॉइन के फ्रॉड में उसका पैसा डूब चुका है, जबकि मैंने मतलब जो यूरोपियन यूनियन की वो चीफ है उसने अपने बेटे को बोला मत इन्वेस्ट करो, फिर भी वो कर रहा है, तो दूसरों को क्या ही बोले। सो दैट इज बिटकॉइन। खैर तो मीका रेगुलेशन उनका चल रहा है। छोटे छोटे जनरल नॉलेज में चैट जीपीटी के साथ जुड़ा हुआ एक आदमी था सैम एल्टमैन, उसने कहा कि देखो ये आधार कार्ड वगैरह की क्यों जरूरत है, सबकी जो आंख की जो रेटिना है वो खुद के अंदर ही उसका स्कैन है, उसी का आईडी बना देते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो उसको कहा गया वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट, कि जहां आप अपनी आंख को स्कैन कराओ, आपका एक यूनिक आईडी क्रिएट होता है और आपको लॉलीपॉप देने की, क्योंकि स्वाभाविक हर एक आदमी मैं क्यों अपना काम धंधा छोड़ के आपके पास आऊं, तो उसने कहा उसके बदले मैं तुम्हें कुछ डिजिटल करेंसी दूंगा वर्ल्ड कॉइन नाम की वगैरह वगैरह। सो दैट इज वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट। आईरिस स्कैन होगा, यूनिक आईडी बनेगा। इसके फिर एप्लीकेशन क्या होंगे कि मान लीजिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं, आधार कार्ड की जरूरत नहीं, आपकी आंख देख के ही सब काम हो जाए। सीबीडीसी और स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, डॉलर वगैरह वो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके थे। उसमें से यूपीएससी ने एक पीवाईक्यू भी पूछा था 2023 में, वो बुकलेट आप डाउनलोड करना, आसान सी चीज है।